हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और चलिए जो है अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सच्ची में बता रही हूँ। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और जो इसके पोएट हैं, तो इनके जो पोएट हैं इनके बारे में जो है हम एक छोटे से वीडियो में, बहुत छोटे से वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। इसलिए इसमें सिर्फ चैप्टर्स पढ़ते हैं, वो भी एक साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? अब देखिए, यहाँ पे जो पोएट हैं वो फादर, जानते हैं किसको कहा जा रहा है? यहाँ पे फादर कामिल बुल्के को कहा जा रहा है। कामिल बुल्के सही में बहुत ही, वो बेल्जियम के तो थे, एक समरी है इस चैप्टर का, बेल्जियम के तो थे, परंतु वो भारत में आए थे। भारत को ही अपनी कर्मभूमि इन्होंने बनाया था। और इनकी बस एक इच्छा थी कि जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाए। ये उनकी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत गहरी इच्छा थी। ऐसे व्यक्ति थे, ये सबको इतना प्रेम करते थे, इनको कुछ नहीं जानते किसी के बारे में, फिर भी उसको अपना बना लेते थे। ऐसे व्यक्ति थे ये कामिल बुल्के। इनके बारे में पढ़ेंगे आप तो सही में आपकी आंखों से आंसू ही आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सवाल किस ईश्वर से पूछूं मैं? ये जो है पोएट कह रहे हैं। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी, अब देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से जो है ये क्या नाम है, कामिल बुल्के की जो है वेशभूषा का वर्णन किया गया है यहाँ पर। देखिए, एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आवृत्ति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद छाई, मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे उनकी वेशभूषा का वर्णन किया गया। क्या कहा जा रहा है कि वो सफ़ेद कलर की, जैसे वो होते हैं ना, जैसे क्रिश्चियन में जो फादर होते हैं ना, तो वो ऐसे सफ़ेद कलर की कपड़े पहनते हैं। उनका रंग भी गोरा था क्योंकि वो विदेशी थे। सफ़ेद छाई, मारती भूरी दाढ़ी, मतलब उनकी जो दाढ़ी थी वो भूरी, मतलब बुली थी, भूरी कलर में थी। आप यहाँ उनका फिगर देख सकते हैं। और वाइट भी इसमें कुछ था क्योंकि बूढ़े भी हो चुके थे ना। नीली आँखें एकदम नीली थी, बहुत गहरी आँखें थी, मतलब उनकी आँखें में ऐसा था कि उनकी आँखें कुछ बोल रही हैं। और आँखों को देख के ऐसा लग रहा है कि वो आके तुरंत हमें गले लगा लेंगे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक परिजन के लिए उमड़ता रहता था। मतलब ये जो साधु, इनको कहा गया है, कामिल बुल्के जी को कहा गया। अब देखिए यहाँ पे लेकर क्या कह रहे हैं, मैं 35 साल से इसका साक्षी था, मतलब मैं 35 साल के से इनको जानता था। तब भी जब वो इलाहाबाद में थे और तब भी जब वो दिल्ली आते थे। आपको ये तो समझ ही आ रहा होगा। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। अब इनको अफसोस हो रहा है पोएट को, पता है क्यों? क्योंकि जो कामिल बुल्के जी वो मर चुके हैं। उसके बाद जो है पोएट लिख रहे हैं ये। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। होता नहीं है उदास शांत संगीत यहाँ पे क्या कहा गया है? मतलब ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रिय है तो अगर वो मर जाएगा तो सिंपल सी बात है, आपको उदासी तो होगी, दुख तो होगा ही। शांत संगीत, उनके बारे में सोचकर मुझे इतनी शांति मिलती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि फादर को याद करने को उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल के स्नान करने जैसा था। उनको देखने से मतलब पूरा हृदय करुणा से भर जाता था, पूरा शांत मन हो जाता था। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरा था। मुझे मरीफिल के वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। यहाँ पे कहा जा रहा है, पोएट कह रहा है कि हम जब ग्रुप में रहते थे तो मुझे वो दिन याद है, वो ग्रुप वाले दिन याद है मुझे, जब जो है फादर बुल्के हमारे साथ रहते थे। और मतलब हम एकदम परिवार जैसे रहते थे। और उसमें सबसे बड़े जो हमारे फादर बुल्के को हम मानते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुभवी, बहुत एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। अब हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों में किसी भी उत्सव और संस्कार
में वह बड़े भाई पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना देखिए यहाँ तक तो कहा जा रहा है कि वो कभी भी हम लोग को अगर हम लोग किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं गंभीर मुद्दे पे तो अपना सुझाव दिया करते थे। हंसी मजाक कर रहे हैं तो वो हमारे साथ हंसते थे। और कहा जा रहा है कि अगर घर में हमारा उत्सव हो मतलब कोई अगर फेस्टिवल या कोई सेलिब्रेशन सेरेमनी रहता था तो क्या करते थे वो मतलब बड़े भाई या फिर एक पंडित नहीं होते उनके जैसे वो खड़े रहते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़ा हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब उनका बच्चा हुआ था मतलब जो लेखक थे उनका जो बेबी पहली बार हुआ था तो सबसे उनको फादर बुल्के को लेखक बहुत ज़्यादा मानते थे। तो क्या हुआ था जब उनका बेबी हुआ था तो जब पहला अन्न मतलब उसके मुंह में जब बच्चे के मुंह में पहला जो खाना खिलाया जाता है जो दाना डाला जाता है तो उसका भी उसको डालने के लिए जो है जो लेखक थे वो बुल्के जी को दिए थे कि आप ही मेरे बच्चों को पहला दाना जो है इसको मुंह में डालेंगे। और जब बुल्के जी ने मेरे बच्चे के मुंह में पहला डाला दाना तो ऐसा लग रहा था उनकी आंखें एकदम चमक उठी थी। अब देखिए यहाँ पे बुल्के जी को देवदारू वृक्ष के समान बताया गया है। देवदारू वृक्ष एक बहुत लंबे तार जैसा वृक्ष होता है जो बहुत छायादार होता है। वैसे ही बुल्के जी भी थे वो मतलब एक जो है बहुत लंबे वृक्ष मत समझिए उनको मतलब सबको सुख शांति देने वाले थे। जैसे अगर देवदार वृक्ष के नीचे कोई जाके खड़ा हो जाए तो कोई राहगीर खड़ा हो जाए तो उसको थोड़ा शांति मिलता है सुकून मिलता है आराम करके जो अपना यात्रा फिर से वो कर सकता है। तो वैसे ही बुल्के जी भी थे। इनकी छाया में जो भी रहता था इनके पास जो भी रहता था वो हमेशा प्रसन्न सब कुछ मतलब सारी थकान उसकी दूर हो जाती थी। सारे मतलब मन में कभी भी कष्ट ही नहीं आने देते थे। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कें पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि वे बेल्जियम के इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर में पूरा था 2 भाई 1 बहन माता पिता सभी थे। ये तो आपको समझ आ रहा होगा सरल भाषा इसमें। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया। आपको अपने देश की याद आती है? अब देखिए लेखक पूछ रहे हैं उनसे क्योंकि उनके मन में प्रश्न आ जाता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने बेल्जियम को जब पूरा परिवार था तब क्यों छोड़ के आ गए बुल्के जी यहाँ पर। तो ये पूछ लिए लेखक आपको अपने देश की याद आती है? अब देखिए क्या कहते हैं बुल्के जी। मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ लेखक पूछ रहे हैं। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है? लेखक पूछ रहे हैं। अब देखिए बुल्के जी कह रहे हैं माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते थे। लेखक फिर से आप उनके बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे। एक भाई वही पादरी हो गया, मतलब वो चर्च के फादर हो गया, और एक भाई जो है काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर में उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। अब सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा बार जाएंगे तो उनका मन वहीं पे लग जाएगा कि नहीं मम्मी पापा को क्या छोड़ के जाना। तो इसलिए बहुत बस 2 ही से 3 बार भारत गए ही थे। उसके बाद उन्होंने जाना छोड़ दिया। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, अब सब छोड़कर आप सब छोड़कर क्यों चले आए? लेखक पूछे आप सब छोड़कर क्यों चले आए? मुझे एक बात बता दीजिए। सही बात है, क्वेश्चन तो आएगा ही दिमाग में कि इतने परिवार अच्छा है फिर बेल्जियम को छोड़ के भारत आना ही अजीब लगता है। संन्यास लेकर तो वैसे भी जो बेल्जियम हो जहाँ पे रेम्स चैपल में रहते थे वो खुद ही पादरी होदरी का जगह था। वहाँ पे बहुत सारे फादर उधर रहते थे। तो भाई उन्होंने पूछ लिया है कि आप सब छोड़कर चले क्यों आए? तो बोलते हैं प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों
बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाले शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की इन्होंने पढ़ाई की और जब ये गए धर्मगुरु के पास कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तब जो धर्मगुरु होते हैं वो पूछते हैं कि आप एक शर्त रख सकते हैं, मतलब आप कोई शर्त। तो बस इनकी क्या शर्त थी कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। अब ये खुद ही बोल रहे हैं कि मैं भारत क्यों जाना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में खुद को नहीं पता है, बस मन में आ गया इसलिए मैं भारत आ गया। देखिए बस मन में यही था। अब देखिए यहाँ पे उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार्य की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, कलकत्ता से BA किया और फिर इलाहाबाद से MA। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामगाथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल के उसके अध्याय पढ़े गए। फादर के मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर कॉलेज रांची से हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। ये देखिए यहाँ पे ये ध्यान दे दीजिएगा, रांची में हिंदी तथा देखिए ये थे बेल्जियम के और रांची में इन्होंने हिंदी और संस्कृत के ये विभागाध्यक्ष हो गए। मतलब आप समझ रहे हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्हें हिंदी से कितना लगाव था कि इनको विभागाध्यक्ष बना दिया गया। और आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया कि इलाहाबाद से उन्होंने MA किया, कोलकाता से भी है, उसके बाद से जो है 9-10 साल में दार्जिलिंग में पढ़ाई भी की थी। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। यहाँ पे देखिए वो 73 ईयर जो है वो जिंदा रहे थे, जिसमें कि 47 वर्ष जो है भारत में रहे थे। ठीक है, और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर दिल्ली चले। अब आते हैं नीचे वाले पैराग्राफ पे। अब देखिए, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी गलत है, वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे और तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि वो सन्यासी थे, लेकिन सिर्फ संकल्प से उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं सन्यास लूँगा, लेकिन मन से वो सन्यासी नहीं थे। क्योंकि जब भी वो कोई भी रिश्ता बनाते थे, सदियों मत समझिए, सदियों साल तो कोई जीता ही नहीं है, लेकिन 10 साल है लिया गया है, 10 साल भी बीत जाते तो वो ऐसा मतलब अगर 10 साल बाद भी अगर उनसे मिलो तो ऐसा लगता था कि इनसे कल ही तो मिले थे। इस तरीके के वो व्यक्ति थे। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर और गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता देखिए यहाँ पे, उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच में इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अटका तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाता देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया। घर परिवार के बारे में, निजी सुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख से उनके मुख की सात्वनता के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो। मतलब कितना भी दुख हो, उनके अगर 2 शब्द सुन लिया जाए तो लगता था कि पूरे मन को एकदम शांति मिल जाता था। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे बुल्के जी ने तब ये बात कही थी जब लेखक की पत्नी और उनका जो पुत्र था, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तब बुल्के जी ने लेखक से ये बात कही थी। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, कि हर मौत के बाद जीवन को नई राह। सही बात है, अगर मान लीजिए कोई मरता है तो एक नया जीवन भी शुरुआत होता है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ देखिए, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद
आ रही है और फादर के शब्दों में झड़ती विरल शांति भी। देखिए आज वो नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। सब शांति बरसती थी, वह चेहरा पर थिर थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि आज जो है, आज उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, आज उन्होंने बाहें तो फैलाया हुआ है। जब बुल्के जी मरे थे तो जो इस ताबूत पे थे उनकी बाहें पूरी फैली हुई थी, मतलब जैसे लोग गले लगाते हैं वैसे ही वो मरे थे। लेकिन यहाँ लेखक कह रहे हैं कि आज उनके हाथों में वो जान नहीं है जो मुझे देखते ही मुझे गले लगा लेते थे। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1922 की सुबह 10 बजे का समय था। ये देखिए यही समय है जब बुल्के जी मरे थे। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कब्रिस्तान का भी नाम दे दिया गया और ताबूत में नीली गाड़ी से वो ताबूत उतारा गया था। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन लोग वहाँ पे आए थे वो बताया जा रहा है, और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उन्हें उतार कर एक लंबी सकड़ी उदास पेड़ों की घनी छाव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेती थी। ऊपर करील की घनी छाया थी और चारों ओर कब्र और तेज धूप के वृत्त। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब नाम दिया गया है कौन कौन आया था उनके जब वो मरे थे तब। जैनेन्द्र कपूर, विजयेंद्र सतनायक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और महिष समुदाय के लोग। पादगिर उनके बीच में गैरिक बसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकड़ी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले ही खामोश दुख की किन्हीं अपरिच आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र की चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। महिषी विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल योजना द्वारा उन्होंने, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इनका नाम याद कर लीजिएगा, इन्हीं के द्वारा जो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने हिंदी में महिषी विधि के प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे ही रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र से उतार दी गई। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है जब फादर बुल्के की जो है कब्र से जो उनका शरीर जब निकाला जा रहा था और उन्हें धरती में जब डाला जा रहा था, तब जो है कहा गया कि जिस धरती में ये जा रहे हैं, जिस धरती में इन्हें डाला जा रहा है, उसी धरती से इनके जैसा और रत्न पैदा हो। जिस तरीके से फादर बुल्के थे, बहुत बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। बेल्जियम के हिसाब से देखा तो बेल्जियम के वो थे और हमारे इंडियन को अपना बना के रखे थे। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना असहाय फैलाना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उन्होंने बहुत, लेखक ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। यहाँ पे मतलब ये लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने इस जो फादर बुल्के जी के बारे में जो उन्होंने लिखा है, उनके बारे में कौन कौन रो रहा था उनके बारे में ये लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सही बात है, सिंपल सी बात है। उनके बारे में लिख के कोई क्या करेगा? जो पेन से लिख रहे हैं फिर किसी से लिख रहे हैं तो स्याही फैलाने जैसा ही ना है, इनको वेस्ट करने जैसा ही ना है। और आप अगर चाहें तो यहाँ पे छोटा सा दिया भी है डिस्क्रिप्शन, इस पूरा डिस्क्रिप्शन आपको नहीं भी समझ आएगा, मैं पढ़ी हूँ तो मैं अभी पढ़ रही हूँ, आप समझ जाएंगे। फादर की माँ बचपन में घुस नहीं फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको ये वाला पार्ट पढ़ा देती हूँ। अच्छा पार्ट है, मतलब इजी है, इसके बाद जो हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमसे
हमें से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी समृद्धि हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आज की तरह आजीवन बनी रहेगी और उस पवित्र ज्योति की याद में से श्रद्धांत है। तो फ्रेंड्स, ये थी पुलके जी की कहानी। आप एक बार, मैं सच बोल रही हूँ, एक बार जो है आप अच्छे से इस कहानी को पढ़िए। कहानी सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा।